हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन पे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन में भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास को। और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में क्या आता है? भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण। इसमें हम लोग जानेंगे कि भारत पर मुस्लिमों ने किस प्रकार आक्रमण किया, किस तरह से इन्होंने शासन किया, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मक्का सऊदी अरब में स्थित है। यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। यहाँ से हमारा एक प्रश्न बनता है कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन हो जाएगा? हजरत मोहम्मद। इसी कारण यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। यानी कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म मक्का में हुआ था। यही मक्का स्थान को मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र तीर्थ स्थल रहा। इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। ऋग्वेद में उल्लेखित है भरत नाम का एक कबीला। इसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। परंपरा के अनुसार दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। कुछ विद्वानों के अनुसार ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया और यूनानियों ने इंडिया कहा। कई लोगों ने कई नामों से हमारे देश को संबोधित किया है, जिसमें ईरानी भी आते हैं और यूनानी भी। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों ने किया। हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अरबों ने किया है। भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया, परंतु वह पराजित हुआ और मारा गया। यानी कि मोहम्मद बिन कासिम से भी पहले एक उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत भेजा गया और वह पराजित हो गया और मारा गया। इराक के हाकिम अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। भारी संघर्ष के बाद 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। उस समय दाहिर का शासन था। सिंध पर इन्होंने 712 ईस्वी में जो आक्रमण किया, इन्होंने विजय भी प्राप्त कर ली। उस समय सिंध का शासक कौन था? तो दाहिर था। फारसी ग्रंथ है चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। चचनामा फारसी ग्रंथ है जिससे हमें अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। अब आता है हमारा गजनी वंश, जिसके संस्थापक है अल्पतगीन। गजनी वंश का अन्य नाम है यामिनी वंश। अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया था। 998 ईस्वी में मोहम्मद गजनी शासक बना। सर हेनरी इलियट के अनुसार मोहम्मद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। अब हमें इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा कि मोहम्मद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, यह किसका मानना था? तो सर हेनरी इलियट का। भीमदेव प्रथम, जिसका समय था 1022 से 63 ईस्वी, इसके शासनकाल में मोहम्मद गजनवी ने 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा। मोहम्मद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019 से 20 ईस्वी में हुआ था। अब मोहम्मद गजनी ने चंदेल पर आक्रमण किया, वो भी प्रथम 1019 से 20 ईस्वी में हुआ। उस समय चंदेल वंश का शासक विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था और वह अकेला हिंदू ऐसा शासक था जिसने मुस्लिमों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया बिना किसी मदद के। 999 से 1027 ईस्वी के बीच मोहम्मद गजनी या गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, परंतु इन आक्रमणों का उद्देश्य भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं था, बल्कि मात्र लूटपाट करना था। बगदाद के खलीफा कादिर उल मिल्ला ने मोहम्मद गजनवी को यामीन उद दौला और आमीन उल मिल्ला की उपाधि प्रदान की। अब मोहम्मद गजनवी को
गजनबी को यामीन उद्दौला और यामीन उल्लाह की उपाधि किसने प्रदान की? तो खलीफा थे उल कादिर बिल्ला ने इन्हें खलीफत दिया। महमूद गजनबी शिक्षित और सुसभ्य थे। यह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करते थे। उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया और उसका दरबारी इतिहासकार उतवी था। उसने किताब उल यामिनी की रचना की। उतवी ने किताब उल यामिनी की भी रचना की और तारीख ए यामिनी नामक ग्रंथ की रचना की। इसके अतिरिक्त उसके दरबार में दर्शन, ज्योतिष, संस्कृत का उच्च कोटि विद्वान अलबरूनी, तारिक ए सुबुक्तगीन के लेखक बेहाकी, जिसे इतिहासकार लेलपुर ने पूर्वी पेप्स की उपाधि दी। तारिक ए सुबुक्तगीन के लेखक हैं बेहाकी, जिसे इतिहासकार लेलपुर ने पूर्वी पेप्स की उपाधि दी थी। फारस का कवि उराजी, खुरासिन विद्वान तुसी एवं अंसरी विद्वान अजदी और फारूकी प्रमुख व्यक्ति थे जो मोहम्मद गजनबी के दरबार में रहते थे। शाहनामा के लेखक है फिरदौसी। शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौसी की। यह मोहम्मद गजनबी के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान कवि थे। इसे पूर्व में होमर की उपाधि दी जाती है। फरिश्ता, जिसका समय था 1560 से 1620 ईस्वी में, तारिक ए फरिश्ता एवं गुलशन ए इब्राहिमी नामक किताब लिखी। इसका पूरा नाम था मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था। इसकी किताब तारिक ए फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित था। मोहम्मद गजनबी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी 11वीं शताब्दी में भारत आया। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये हमें इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा कि मोहम्मद गजनबी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार कौन भारत आया? तो अलबरूनी। किस वर्ष आया? तो 11वीं शताब्दी में आया था। उसकी पुस्तक थी किताबुल हिंद। से तत्कालीन भारत की सामाजिक स्थिति एवं जानकारी मिलती है। भारत की सामाजिक स्थिति एवं जानकारी किसकी कृति से मिलती है? अलबरूनी की कृति है किताबुल हिंद से हमें प्राप्त होती है। उसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। वह खीवा, जिसका प्राचीन नाम है खारिज्म देश का रहने वाला था। अलबरूनी मात्र इतिहासकार ही नहीं था, उसके ज्ञान एवं रुचियों की व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्रों तक भी थी, जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, धर्म और धर्मशास्त्र। उसने संस्कृत का अध्ययन किया, अनेक संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया, जिसमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र, बारामिहिर की रचना विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसने जगह जगह भगवद गीता, विष्णु पुराण, वायु पुराण को उद्धृत किया। अलबरूनी ने अरबी भाषा में तारिक ए हिंद की रचना की। अलबरूनी ने अरबी भाषा में तारिक ए हिंद की रचना की। सर्वप्रथम एडवर्ड साची ने अरबी भाषा से इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी में कर दिया। तारिक ए हिंद चूँकि अरबी भाषा में थे, इसे अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? एडवर्ड साची ने। और हिंदी में किसने किया? तो रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया था। अब आगे है हमारा संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के मोहम्मद गजनबी ने जारी किए थे। मोहम्मद गजनबी द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के के दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाएं मुद्रा लेख अंकित थे। ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रा अरबी भाषा में था तथा दूसरी तरफ अंकित लेख संस्कृत भाषा देवनागरी में था और सिक्के के मध्य भाग संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था अभियक्तम मोहम्मद अवतार निरूपति महमूद। मध्य एशिया के शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने उत्तर भारत को जीता। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में प्रथम आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? तो मुल्तान पर आक्रमण किया था। 1205 ईस्वी में बाबर साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूलराज भीम द्वितीय ने अपनी योग्यता साहसी विधवा मां नायका देवी के नेतृत्व में
आबू पर्वत के निकट गौरी का मुकाबला किया और उसे परास्त कर दिया। गौरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु भीम द्वितीय एक साहसी था जिसके सामने गौरी टिक नहीं सका और उसे परास्त कर दिया गया। यह गौरी की भारत में पहली पराजय थी। उन्होंने फिर से 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा, जिसमें गौरी की पराजय हुई। उन्होंने अपनी पराजय का बदला लेने के लिए उन्होंने 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ा और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हरा भी दिया। और हराने के बाद मोहम्मद गौरी ने भारत पर मुस्लिम शक्ति की स्थापना की। यह युद्ध भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया। चंदावर वर्तमान फिरोजाबाद जिला में यमुना नदी तट पर स्थित है। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है और दूसरी तरफ कलमा अरबी भाषा में खुदा हुआ है। गौरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में इक्ता प्रथा की स्थापना हो गई। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वस्तुतः 1192 से 1206 ईस्वी तक उसने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत में विजित भागों में प्रशासन संभाला था। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की सत्ता की विस्तार भी किया। बिहार और उत्तरी बंगाल की विजय के बारे में गौरी अथवा ऐबक ने भी नहीं सोचा था। इस कार्य को गौरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। उसने 1193 ईस्वी से 1212 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला की तहस-नहस कर राजधानी उदयपुर पर कब्जा कर लिया। उसने 1198 से 1203 ईस्वी के मध्य बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहां के शासक लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। तुर्की सेना की राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर पूर्वी बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। इख्तियारुद्दीन ने संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयत्न नहीं किया। इख्तियारुद्दीन ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। अब प्रोफेसर हबीब के अनुसार तुर्कों द्वारा उत्तर पश्चिम की विजय ने क्रमशः शहरी क्रांति और ग्रामीण क्रांति को जन्म दिया था। तो यहाँ